नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं, लेकिन आजकल ये एक विवाद में फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन की चोरी करते हुए ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है। हालांकि वो इस इंटरव्यू में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लाया है, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत हुई है। इसकी जिम्मेदारी और इसके ऊपर सवाल का जवाब देना इनका एक दायित्व बनता है। तो नटवर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपने क्यों ऑक्सीजन को लेकर इतना तमाशा किया? देखिए डॉक्टर साहब, क्या था कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए, कोई बोली बात नहीं है। दो रीज़न थे इसके पीछे। पहला था जी, देखिए हमने ना पहले अपने वास्तु वाले बंदे को बुला के घर दिखाया। उसने कहा 9 से 10 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये बात है लास्ट ईयर की। हमने कहा ठीक है, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, मैं उसे दे भी रहा था। लेकिन एकदम लॉकडाउन लग गया, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया, फिर ये कोरोना, मेरी तरफ से पैसे सारे चोक हो गए। और जो दूसरी बात थी ना, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात, वो ये थी कि भाई मतलब एक बात बताइए कि आदमी जहाँ कमिटमेंट हो चुकी है पैसे की, सब बात की, वहाँ किस तरीके से पैसा लेकर के आएगा। लेकिन आप तो खुद को कहते हैं कि बहुत दुनिया के सबसे ईमानदार नेता आप हैं। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं जी, पहले तो बहुत आती थी, इसलिए तो मैं पहले बोलता था कि मेरे को घर भी नहीं चाहिए जी, मेरे को रोड भी नहीं चाहिए जी, गाड़ी भी मेरे को वैगनआर थी, मैं उसके अंदर ही जाता आता था। लेकिन लोगों ने, आपने भी, मतलब सब लोगों ने मेरे को पहले से पहले पहचान लिया। जिस तरीके से मेरी गाड़ी यूटर्न लेती थी, मेरे को भी लेना पड़ गया 3-4 बारी। तो बस उस चक्कर में ये सब चीज़ें हो गई। अब ये बताइए मुझे कि दिल्ली को रिक्वायरमेंट से 4 गुना ज़्यादा आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑक्सीजन की मांग करते थे और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आप हमला करते थे। प्रधानमंत्री बनने का ये कौन सा रास्ता आपने चुन लिया? देखिए जी, मेरा तो सबसे पहले, जब मैं पहली बार अन्ना जी के आंदोलन में अपनी टिका के बैठा था ना, मतलब लेटा था, तो मैं सिर्फ वही था कि मेरा मेन मकसद तो था दिल्ली, पहला पड़ाव दिल्ली, और दूसरा जो है इंडिया। मुझे इंडिया का पीएम बनना था। लेकिन अब वही वाली बात होती है जी कि मेरे साथ होती भी उल्टी सीधी चीज़ें। आपने मुझे बोला दिल्ली के वो उसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, मैंने कहा 2 पैसे बन जाएंगे हैं। और पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी, उसके अंदर सब अपने अपने घरों में बैठ गए थे और बैठ करके पकौड़े खा रहे थे। मैंने खुद ने बनाए थे अपने घर में। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतनी ज़्यादा वो जानलेवा हो जाएगी। मतलब 3-4 तो मेरे यहाँ के कार्यकर्ता टहल गए, लेकिन मैंने उन तक को नहीं दी अपनी ऑक्सीजन। क्योंकि मुझे पता था कि ऑक्सीजन मैं अगर बचा के चलूँगा तो 2 पैसे मैं उन्हें कमा खाऊँगा और उनको भी दे पाऊँगा थोड़े से। मुझे एक बात बताइए कि एक तो आपकी चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने आपको सारी पोल आपकी खोल दी, तब आपने मनीष सिसोदिया को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया कि भाई कह दो कि ये रिपोर्ट झूठी है? देखो जी, मरता क्या नहीं करता, वही वाली बात हो जाती है। अब आप देखिए कि बेसिकली हम तो मतलब झूठ की बुनियाद पे ही खड़े हुए हैं ना जी। आप एक बात बताइए, वरना अन्ना जी के साथ कितने सारे लोग जुड़े थे। कुमार जुड़ा था, मैं जुड़ा था, वो क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव जुड़ा था, और 25 लोग जुड़े हुए थे जो ईमानदार वाकई में थे। मेरा तो भाषण तक का मतलब कुमार विश्वास और वो योगेंद्र यादव ने, मतलब अगर आप देखोगे कभी तो वो बोलते जा रहे थे, जितना लिखवाया था सब उन्होंने मुझे याद कराया था। लेकिन सिर्फ मैं ही ऐसा था कि जो ये लोग तो दिल से जुड़े थे, मैं जुड़ा था बिजनेस से। मुझे लगा देखो जी, ना तो मुझे कोई पूछ रहा कहीं पे, तो मैंने कहा 2 पैसे बच भी जाएंगे, काम आ भी जाऊंगा, देश के भी काम आ जाऊंगा। और जब सबसे बड़ी बात आप देखिए, आप अगर मतलब मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे एक मौका देते हैं और मैं उस मौके पे खरा नहीं उतरता, तो अब आप क्या करते हैं, आप मुझे हटा देते हैं। लेकिन आपने जब मुझे दूसरा मौका दिया, मैं आपको दिल्ली के रूप में बोल रहा हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बन गया कि अब मुझे कुछ कमाना है। ऊपर से इशारा है, ऊपर से एनलाइटमेंट आ रही है, ऊपर से लाइटें आ रही हैं कि भैया तू जो है जा मेरे बेटे कमा। तो कितना कमा लिया आपने? कैमरा थोड़ा बंद कर देते तो वो आपको बता देता। मतलब आप देखिए, जो आदमी 9 करोड़ का, 10 करोड़ का घर में अब रहेगा, तो आप देखिए मतलब 7 नहीं 70 पुश्तों का उसने जुगाड़ कर लिया। फिर आपने झूठ कहा। 9 करोड़ रुपए तो आप स्विमिंग पूल और उसकी सजावट में लगा रहे हैं। ये घर तो और भी कई ज़्यादा करोड़ का है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था
कि ये कमाई करने के बाद आपने कहा है कि 6 राज्यों में आप चुनाव लड़ेंगे, तो 6 चुनाव राज्यों में जो आप लड़ने वाले हैं उसके लिए सारे पैसे इकट्ठा आपने कर लिए दिल्ली को लूट के? मैं सच बता रहा हूँ जी। अब आप देखो, अब आपके बंदे पकड़ के लाए हैं मुझे इतनी उससे, और मतलब वही है कि आपका तो कोई उसमें है नहीं, लेकिन मेरी, अब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए जी क्या है, मैंने शाहीन बाग के अंदर पंगे की आपके सामने थे, वहाँ मेरी पिटाई हुई, मतलब फ्लॉप हो गया। ट्रैक्टर वाले भाई को, टिकैत भाई को, अभी 26 तारीख गई है, उसमें भी वही पंगा हुआ कि भाई क्या बोलते हैं, मैंने, उसने बोला कि भाई मुझे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा सब मैं दूंगा, सब कर तो सही, पर पैसे आधे आधे होंगे। वो मुकर गया तो मैंने हाथ खींच लिया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी पैसे लिए वो अपनी सीट पे रह करके वही पैसे लिए जो मेरे जैसे बंदे को जितने खाने चाहिए। अब अगर आप बताइए, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं लाखों रुपए खाऊंगा तो क्या जस्टिस कर पाऊंगा? लोग कहेंगे ले सीएम की सीट पे बैठ के 2 लाख रुपए में मान गया। अब इतने सारे लोग मर गए, आप ऑक्सीजन का धंधा करते रहे, ऑक्सीजन को लेकर के राजनीति करते रहे, ऑक्सीजन के ऊपर तमाशा करते रहे, तो इतने सारे लोग जो बच्चे यतीम हो गए, विधवाएं हो गई, उस समय ध्यान नहीं, अभी कान छूने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं क्या बताऊं आपको डॉक्टर साहब कि मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए, मेरा कभी भी मतलब मकसद ये नहीं था कि मैं किसी की जान लेकर के पैसे कमाऊं। हाँ, ये मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मकसद था कि मैं पैसे कमाऊं, मैं आज भी ये चाहता हूं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी जानलेवा होगी कि ये चली जाएगी, मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें चली जाएंगी। मतलब मैंने तो 2-4 मतलब जगह पे मतलब जिस हिसाब से ये चीज़ हो रही थी, इन्वेस्ट भी करके रखा था कि चलो भाई आगे कुछ अगर दिल्ली में आपातकालीन कोई बात हुई तो मैं वहाँ पे वो दे दूंगा। लेकिन इतना भयंकर रूप ले ली कि मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब मेरे को तो ये था कि एक बार तो मेरा खुद का ऐसा लगने लगा कंजेशन से कि गला घुट जाएगा, मतलब मैं निकल जाऊँगा। लेकिन परमात्मा की कृपा रही, मैं बच गया। लेकिन उनके लिए अफसोस है जो वो तो अफसोस ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई, हाँ जी, अन्ना जी का फ़ोन आया आपके पास, बातचीत हुई कुछ? देखिए जी, अन्ना जी का तो फ़ोन आता रहता था। मतलब उन्होंने अब की बार मुझे जो बोला, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने तो मतलब मैंने उनके मुंह से आज तक कभी माँ और बहनों को याद करते हुए कभी नहीं सुना। लेकिन उन तक ने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे को, तो मैं क्या बताऊँ आपको। वैसे आपके बारे में बात मैं कहूँ, हाँ जी, कहिए। आप ड्रामा बहुत मज़ेदार करते हैं। करता हूँ ना, मतलब आप देखो, आपको भी हो गया कि मैं फिल्मों में होता ना, अगर शाहरुख खान सब फेलते। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, अन्ना जी पे थे। तो अन्ना जी ने, हम आपके ड्रामा पे थे। देखिए सर, अगर ड्रामे नहीं करता ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अन्ना जी को भी तो मैंने लॉलीपॉप थमा करके मैं यहाँ तक आ गया कि मैं आपके साथ हूँ। मैं गिर गया, पड़ गया, लेट गया, वहाँ पे पता लगा कि भाई अनशन पे क्या का अनशन था, तकी के अंदर मैंने जूस भरवा रखा था, वहीं से पीता रहता था। तो वो तो मैंने करा, सारे काम करे मैंने। लेकिन मैं बस आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो पत्ता आया ना मेरे सामने, मैं बौखला सा गया। मैंने इसलिए गंजे को आय कर दिया, सिसोदिया को आय कर दिया। मैंने कहा तभी तू भी संभाल। अब ये थोड़ी है कि सारे पैसे तू ही खा, मैं खाऊंगा तू भी खाएगा और तू आगे जवाब नहीं देगा। मैंने कहा चल जा करके जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तो मैंने कहा थोड़ा सा भटकाने के लिए मैंने उसको आगे कर दी। अब ये बताइए, एक यूपी में भी आप संजय सिंह को भेज चुके हैं। किसको जी? संजय सिंह को। आप तो भिगो के मार रहे हो, कुछ और बात करो ना। मैं तो अभी सवाल पूछा ही नहीं, मैं तो मुझसे पूछा हूँ कि भाई आपने संजय सिंह को भेजा है। हाँ। सवाल तो अब मैं पूछूंगा। अच्छा बताइए। आप ये बताइए, दिल्ली में बैठ के आप घोषणा कर देते हैं कि जितने बुजुर्ग हैं दिल्ली में, माँ बहनें, उन्हें अयोध्या का राम मंदिर का दर्शन मैं करवाऊंगा सरकारी पैसे से। और वहाँ आपने पहलवान को भेज दिया कि मंदिर बनने मत दो। वहाँ पे वो उल्टी पुल्टी बातें कह रहा है, आरोप लगा रहा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ आप, माने ये समझ में नहीं आता भाई आपकी नीति क्या है। देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कुछ तो होते मैंने काम करे हैं वाकई की। मैंने गरीबों के लिए मतलब मेडिकल खोल दिया दोनों हाथ से। कहीं पे एजुकेशन के अंदर मैंने सारा मतलब गंजे का पूरा काल कपाल कर दिया। मैंने कहा जा करके दे, हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए, मैंने कर दिया। ठीक है,
उसमें तो घोटाला कर रहे हैं आप। नहीं, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं ना। नहीं, पहले आपने जब स्कूल के बारे में कह दिया, माने आप ये बताइए कि एक स्कूल में खिड़की लगाने और ब्लैक बोर्ड लगाने के लिए 32-35 लाख रुपए खर्च करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और खुद को ईमानदार कहते हैं और उसको आप गिनाते हैं कि भाई हमने बहुत सा बड़ा काम कर दिया। एक 35-36 लाख रुपए में एक कमरा रेनोवेट होगा? देखिए जी, मैंने तो पूरे स्कूल के मांगे तो उन्होंने एक कमरे के दे दिया, मैं क्या करूं? मेरे को भी तो फिर मैंने कहा चलो, कुछ आदमी को कुछ बच रहा होता है तो फिर आदमी कुछ कर ही लेता है। अब वापस चलिए उस पे। हाँ, संजय राम सिंह, मंदिर। हाँ हाँ। अब आप एक बात देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने दिल्ली के अंदर सिर्फ इतना कहा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है जी, मैंने इतना कहा। मोदी जी ने ऑक्सीजन सबको बांट दिए, ठीक है। अब मेरे हाथ में बॉल आई कि मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना था। मैंने, डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ पोस्टर बनवाए और उसमें सिर्फ इतना लिखा, पहुंच गई आप तक ऑक्सीजन। लोगों को लगा मैंने किया है। वही सेम पैंतरा मैंने इस पे अपनाया। उन्होंने बोला कि भाई मंदिर के पट खुल जाएंगे, ये हो वो हो। अब मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल पे एक्सक्लूसिवली कि मैं वहाँ पे लोगों के लिए एक बस सेवा शुरू करने जा रहा था कि जिसके अंदर या तो बुजुर्गों को बिठाएंगे, सीधा वहाँ ले जाएंगे, पैसे से सब देंगे वो। लेकिन बात कहने का तरीका जो पॉलिटिक्स ने मुझे सिखाया कि भाई ऐसे हो जाओ कि जैसे उनके पैरों में, कदमों में गिर पड़ेगा। मैंने कहा कि देखो जी, अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको केजरीवाल कराएगा, नहीं तो अपनी मुँह छुटा लेगा। तो हर चीज में राजनीति करना है। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए हूँ कि पॉलिटिक्स करूँ। और आपको लगता है कि ऐसे करके आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कभी? देखिए, कोशिश करना मेरा काम है। क्या पता दिल्ली वालों की तरह पूरा देश बन जाए मेरे से एक बार। क्या मतलब टोपी पहना दें, मैं अपनी टोपी पहना पाऊँ जिस हिसाब से मैंने दिल्ली वालों को बनाई है। दिल्ली वालों को 2 बार आपने बनाया? 2 बार। आपको बहुत प्राउड फील होता है मुझे इस बात के लिए। तो मतलब मेरे को, मेरे जैसे बंदे को, मतलब मेरे जैसा बंदा, वो किसी को टोपी पहना सकता है, मेरी बीवी को मैं नहीं पहना सकता, मेरे बच्चों को नहीं पहना सकता। दिल्ली का तो हमारी कट कर तो देना। आप, वो तो कट हो जाएगा, लेकिन आप ही बताइए, आप अपनी ही जनता के ऊपर इस तरह से अट्टहास करते हैं, माने आपको समझना चाहिए, लोग बड़े विश्वास के साथ आपको वोट देते हैं। आपने ऑक्सीजन का पूरा कांड करके कितने लोगों की जानें आपने गंवा दी। सर, आपके इस पूरे इंटरव्यू में ना जहाँ मेरे दिल पे चोट लगी ना, वो ये है कि जहाँ पे बुजुर्गों को और इनको ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण वो मतलब भगवान के पास पहुँच गए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मुझे भी पता है। मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके से एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी एक लाइफ होती है कि ये काम करेगा, इतना काम करेगा, इतने पैसे कमाएगा, खत्म, और उसको वो रॉयल्टी खाता रहता है। उस तरीके से मेरे जैसे पॉलिटिशियन है सर। आप देखिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं हंस भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, कुछ बना भी लूंगा, कुछ कर भी लूंगा। अलग अलग स्विस बैंकों, मतलब बैंकों वगैरह में मेरे अकाउंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी मेरी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जिस दिन जनता ने मेरी तरफ स्पीड कर दी, उस दिन मेरे पिताजी क्या, अन्ना जी क्या, कोई भी आ जाए, मेरे को दोबारा से इस राजनीति में नहीं ला सकता। मेरे को ऐसे साफ करेंगे जैसे झाड़ू यहाँ रख के मेरी, और ऐसे करके ऐसे साफ करते। तो आप माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हैं दिल्ली की जनता से कि हमसे चूक हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर हम व्यवस्था नहीं कर पाए? सर देखिए, क्या है ना कि आप एक बात और मानेंगे, मैं थोड़ा सा कभी कभी ना राहुल भक्त भी हो जाता हूँ। जब तक हम लोग लाइमलाइट में नहीं बने रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो देखिए, जैसे राहुल है, वो कोई भी ऐसा बेतुका सा बयान दे देता है कि भाई आलू डालो सोना आ जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर मैं खुद आ गया कि मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है मेरा स्टेप 3 कौन सा होता है, रोने वाला ड्रामा। वो कर दूंगा सबके आगे कि दिल्ली वालों, मैंने आपके लिए ये किया, गिनवा गिनवा करके चीज़ें, और फिर रो दूंगा। फिर उसके बाद फिर माफ़ी मांग लूँगा, फिर अगर कुछ सज़ा वज़ा हो गई वो भी करा करके वो भी निपटा दूंगा। तो एंड ऑफ द डे बात ये हो जाएगी कि लाइमलाइट में कौन बना? मैं। आगे कौन दिख रहा है? मैं। सामने कौन दिख रहा है? मैं। अब मैं मोदी जी थोड़ी हूँ कि सॉरी खांसी थोड़ी सी रह गई। मैं मोदी जी थोड़ी हूँ कि हर अच्छा काम करने के बाद वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चे उनके लिए बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। मेरे को तो भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मतलब लोग सप्लाई देते हैं कि भाई ये ले, ये काली वाली इंक है, केजरीवाल के मुंह पे डालो, ये चप्पल है, ये उसके मुंह पे मारो, ये थप्पड़ है उसके मुंह पे मारो। मतलब मैं क्या इसलिए रह गया हूँ? आपने जो करतूतें की है
आप किसी के लायक नहीं बचेंगे, ऐसा जनता का मूड बन रहा है। खैर, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थे दिल्ली के नटवर लाल। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते हैं कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।